हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इकोनॉमिक्स फॉर एवरीवन। और मैं हूं छोटे लाल और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर एग्जाम के अंदर एक या दो क्वेश्चन है वो इसमें से पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है इसके मेथड के बारे में, इनमें जो नेशनल इनकम कौन से कंपोनेंट है वो ऐड किए जाते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, या फिर इसको मेजरमेंट करने के कौन कौन सी जो विधियाँ हैं, तो इस बारे में जो है क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। और कभी कभी इसकी हिस्ट्री के बारे में भी क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं। अभी जो नेशनल इनकम है वो कब से स्टार्ट की गई, जो मेजरमेंट है उसका, और इसे अब इसकी क्या सिचुएशन है, कौन इसको कंडक्ट करता है या फिर मेजरमेंट करता है। तो हम जो है इनके जो कंटेंट है उसके थ्रू ही यहाँ पर सबसे पहले करेंगे बेसिक कंपोनेंट्स या फिर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। तो नेशनल इनकम के अंदर जो है कौन कौन से कंपोनेंट है वो शामिल किए जाते हैं, या फिर किन किन कंपोनेंट्स को मिलाने से जो नेशनल इनकम है अपनी जो राष्ट्रीय आय है वो बनेगी। उसके बाद में इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो जानेंगे। एट मेजर्स और ये की बहुत ही जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कि इसके अंदर 8 जो मेजर है या फिर एग्रीगेट्स है जो नेशनल इनकम के जो किए जाते हैं, वो जो है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के ऊपर जो है आप कंप्यूट करते हैं। 4 इसके होंगे और 4 इसके होंगे, तो उसका हम इसमें एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम है उसमें हम करेंगे। तो ये मेजरिंग ऑफ नेशनल इनकम के अंदर जो है हम 3 टाइप के जो इसको नेशनल इनकम को मेजर करने के जो मेथड है, प्रोडक्ट मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है या फिर इनकम मेथड है, वो हम इसके अंदर करेंगे। और लास्ट में हम करेंगे लिमिटेशन इन मेजरिंग नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम को जब हम मेजर करते हैं तो उसकी कौन कौन सी लिमिटेशन है जो कि हमें इसका सामना करना पड़ता है। दोस्तों ये जो कंपोनेंट है इसके बेस पर ही हम जो सारे क्वेश्चन हैं इसके अंदर उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसके कंपोनेंट करेंगे, उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड करेंगे, इसके जो 8 एग्रीगेट्स है वो करेंगे, उसके 3 मेथड है जो इसको मेजरमेंट करने के नेशनल इनकम को, उसका, और जो है इसके लिमिटेशंस क्या है मेजरिंग के। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों फर्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है वो क्या है, डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी। की डोमेस्टिक घरेलू या फिर इकोनॉमिक आर्थिक जो टेरिटरी है वो क्या होती है कि जो एक कंट्री है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कि उसकी फिजिकल बाउंड्री है वो डिसाइड की हुई होती है, वो डोमेस्टिक या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी है वो कहलाती है। इसके अंदर जो भी एम्बेसीज होती है जो कि एक कंट्री की होती है वो दूसरी कंट्री के अंदर जो है स्थापित हुई होती है, तो वो उसकी जो घरेलू है टेरिटरी है वो मानी जाती है। या फिर जो बाहर की कंट्री की एम्बेसीज है वो घरेलू जो कंट्री है उसके अंदर जो है स्थापित होती है, तो वो एक कंट्री की जो घरेलू टेरिटरी है वो नहीं मानी जाती। तो ये होती है कि डोमेस्टिक या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी, जिसके अंदर की क्या है, जो भी गुड्स और सर्विसेज है प्रोड्यूस होती है वो फ्रीली एक स्थान से दूसरे स्थान पर
जा सकती है। तो ये फिजिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री होती है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा है जो निर्धारित की हुई होती है। उसके बाद आता है नॉर्मल रेजिडेंस। तो एक जो नॉर्मल रेजिडेंस होगा एक इकोनॉमी का, वो कौन होगा? तो वो एक इकोनॉमी की जो घरेलू फिजिकल बाउंड्री है जिसके अंदर जो है रह रहे जो लोग होंगे वो क्या कहलाएंगे? नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री। तो उसके अंदर किनको शामिल करेंगे कि जो भी व्यक्ति 1 साल से ज्यादा है जो एक देश के अंदर रह रहे हैं उनको हम नॉर्मल जो रेजिडेंस है वो मानते हैं। और अगर कोई व्यक्ति है जिसका इंटरेस्ट जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी इसी कंट्री के अंदर है तो वो भी क्या कहलाता है? नॉर्मल रेजिडेंस कहलाता है। अगर कोई जैसे ये ग्रुप्स हैं, बड़े बड़े जो संगठन हैं, WTO है, वर्ल्ड बैंक है, तो उनकी जो शाखा है जो कि एक घरेलू कंट्री के अंदर जो है लगी हुई है, तो उसके अंदर जो फॉरेनर काम करते हैं तो वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंस है वो नहीं कहलाते। अगर हमारे जो एम्बेसीज है या फिर हमारे जो कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बाहर स्थापित है और उनके अंदर इंडियंस काम करते हैं तो वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंस है वो कहलाते हैं। तो हम नॉर्मली कह सकते हैं कि जो व्यक्ति 1 साल से ज्यादा एक कंट्री के अंदर रहता है और उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो उसी के कंट्री के अंदर है तो वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंस है वो कहलाएगा। इसके बाद है कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। कि हम जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे वो 2 टाइप से करेंगे, एक तो मार्केट प्राइस के ऊपर, एक फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। तो मार्केट प्राइस क्या होगी कि जो भी गुड्स और सर्विसेज है वो प्रोड्यूस की जाती है एक कंट्री के अंदर, तो जो भी एक नॉर्मल रेजिडेंस होता है वो उसको खरीदता है, तो लास्ट में जब पे करता है तो वो क्या कहलाती है? मार्केट प्राइस। तो जो भी गुड्स और सर्विसेज है मार्केट के अंदर जो परचेज की जाती है नॉर्मल रेजिडेंस के या फिर जो फाइनल कंज्यूमर है उसके द्वारा, तो वो मार्केट प्राइस होती है। और सभी गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के बाद जो भी प्राइस है उनको सबको जब जोड़ दिया जाता है तो वो बन जाती है मार्केट प्राइस के ऊपर नेशनल इनकम। अगर बात करें फैक्टर कॉस्ट की, तो फैक्टर कॉस्ट जो कि हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो ये हमारे जो 4 जो है किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इकोनॉमिक्स के अंदर माने जाते हैं। तो लैंड के बदले में जो भी भुगतान किया जाता है वो रेंट, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर। तो जो किसी भी व्यक्ति को अगर प्रोडक्शन करना है तो उसको 4 चीजें चाहिए, उसके बदले उसको भुगतान करना पड़ेगा। अगर लैंड है वो ले रहा है तो उसको रेंट देना पड़ेगा, लेबर के बदले में वेज देनी पड़ेगी, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट है वो जो पे करना पड़ेगा, और एंटरप्रेन्योर होता है वो प्रॉफिट के लिए काम करेगा। तो इन सब को जब जोड़ दिया जाता है, प्लस कर दिया जाता है, तो वो हमारी आ जाती है फैक्टर कॉस्ट। तो हम 2 टाइप से जो है नेशनल इनकम को कंप्यूट कर सकते हैं। एक तो जो मार्केट प्राइस है, सभी ऑल फाइनल गुड्स और सर्विसेज है उनकी जो मार्केट प्राइस होगी वो उनको जोड़ देंगे, और या फिर फैक्टर कॉस्ट है जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको जो भुगतान किया जाता है उसको जोड़ देंगे। तो ये क्या है, इन दोनों के बेस पर हम नेशनल इनकम को कंप्यूट करते हैं। और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो फैक्टर कॉस्ट है उसके अंदर हम जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसको जो है इन्वॉल्व है नहीं करते, लेकिन वो हम इसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं। और जो सब्सिडी है वो हमारी इसके अंदर इन्वॉल्व है वो की जाती है। अगर हमें फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो हमें मार्केट प्राइस माइनस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स है वो इसमें से मार्केट प्राइस के अंदर से हमें माइनस करना पड़ेगा। अगर नेट
टैक्स की बात करें, इनडायरेक्ट टैक्स की, तो वो होगा माइनस में सब्सिडी। तो ये होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसके अंदर हम जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उनमें से माइनस कर देंगे सब्सिडी, क्योंकि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो जैसे जीएसटी वगैरह है वो जो है गुड्स और सर्विसेज पे लगता है, तो इसमें से जो है इसमें प्लस होता है, और जो फैक्टर कॉस्ट है इसके अंदर जो कोई भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो नहीं लगता, तो इसमें ये माइनस हो जाएगा। और प्लस में जो सब्सिडी इनको मिलती है तो वो सब्सिडी इसमें प्लस हो जाती है। तो ये हमारा जो है मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस। इसके बाद आता है डेप्रिसिएशन ऑफ और फिक्स्ड फैक्टर कि डेप्रिसिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर वो क्या होता है कि जब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो कि फिक्स है उनको घिसावट है जो कि होती है, तो वो भी हम क्या है जब हम जीडीपी वगैरह निकालेंगे तो उसमें से हमें जो डेप्रिसिएशन है वो माइनस करना पड़ेगा। तो वो क्या होता है कि जब जो फिक्स्ड फैक्टर है हमारे उनके कुछ न कुछ जो डैमेज होती है या फिर वो घिस जाते हैं तो उनकी जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, तो उसको ही डेप्रिसिएशन है वो कहते हैं। और वो हम जीडीपी है वो कंप्यूट करते हैं तो उसके अंदर से उसको माइनस कर देते हैं। इसके बाद NFIA, तो ये क्या है नेट इनकम, नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कि नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होगी कि फैक्ट्री इनकम कुछ न कुछ जो साधन है हमारी घरेलू जो टेरिटरी है उसके जो है बाहर काम करते हैं अदर कंट्रीज के अंदर, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि घरेलू कंट्री के अंदर जो है काम करते हैं। तो यहाँ वाले जो रेजिडेंट्स हैं वो कितना कमाते हैं बाहर कंट्री में, और बाहर वाले यहाँ कितना कमाते हैं, तो उन दोनों का जो माइनस होगा वो हमारा नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो कहलाएगा। मान लेते हैं कि नॉर्मल रेजिडेंट्स या फिर जो इकोनॉमिक टेरिटरी का जो व्यक्ति है वो बाहर जो है 500 रुपये या $500 है वो कमाता है, तो और जो बाहर वाला व्यक्ति है वो यहाँ पर $200 है वो कमाता है, तो जो नेट फैक्ट्री इनकम हो जाएगी हमारी 500 माइनस में 200, तो ये जो $300 बच गई ये क्या है हमारी नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो जाएगी। कि जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स है वो बाहर कितना कमाते हैं माइनस में जो बाहर वाले नॉर्मल रेजिडेंट्स है वो हमारे यहाँ कितना कमाते हैं, तो उनका जब माइनस करेंगे तो वो हमारी नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड होती है। तो ये हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि हमें जब हम नेशनल इनकम का मेजर करते हैं तो हमें इनकी ज़रूरत है वो पड़ती है। तो हम अपने जो नेक्स्ट जो है कंपोनेंट है कि हमारा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो क्या है नेशनल इनकम का, तो वो करते हैं अब। तो दोस्तों अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया, तो इंडिया के अंदर जो है ब्रिटिश रूल के दौरान भी बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने जो है नेशनल इनकम को जो कंप्यूट करने के लिए जो है अपने अपने अटेम्प्ट है वो दिए थे। तो उसमें से जो है पीसी महलनोबिस थे या फिर जो विलियम डिगबई थे या फिर दादाभाई नौरोजी थे, तो उन्होंने अपने अपने एस्टिमेशन है वो या फिर अपने अटेम्प्ट है वो दिए थे। तो सबसे पहले जो है नंबर आता है दादाभाई नौरोजी का। तो उन्होंने क्या है कि 1867-68 के अंदर जो है फर्स्ट अटेम्प्ट उन्होंने अपने जो नेशनल इनकम को मेजर करने का वो दिया था। तो इसके अंदर उन्होंने बताया था कि जो उस टाइम पर कैपिटा इनकम थी
PCI वो 20 रुपीज थी। तो जब जो पर कैपिटा इनकम है वो क्या होती है कि जब हमारी जो GDP होती है या फिर नेशनल इनकम है उसको डिवाइडेड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन से, तो वो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो आ जाती है। तो उस टाइम जो 1876-78 के अंदर जो पर कैपिटा इनकम जो इंडिया की थी वो 20 रुपीज थी। जो नेक्स्ट अटेम्प्ट था और जिसको कि साइंटिफिक अटेम्प्ट है वो माना जाता है, वो किन्होंने दिया था? डॉक्टर VKRV राव ने। उन्होंने ये अटेम्प्ट है जो 1931-32 के अंदर जो डॉक्टर VKRV राव के द्वारा जो दिया गया था। तो उन्होंने बताया था कि 1931-32 के अंदर जो पर कैपिटा इनकम थी इंडिया की वो थी 77.90 रुपीज। तो ये एक जो साइंटिफिक अटेम्प्ट है वो माना जाता है। और जो डॉक्टर VKRV राव ने जो इकोनॉमी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जो प्राइमरी सेक्टर और प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर। तो इन दो पार्टों में जो है डिवाइड करके इकोनॉमी को, और VKRV राव ने जो है पर कैपिटा इनकम का 77.90 रुपीज है वो एस्टिमेशन या अटेम्प्ट है उन्होंने किया था। इसके बाद जो ऑफिशियल अटेम्प्ट है वो माना जाता है वो कि पीसी महलनोबिस के द्वारा जो है माना जाता है। और इनकी जो रिपोर्ट थी वो इन्होंने 1951 के अंदर जो फर्स्ट रिपोर्ट है वो उन्होंने दी थी। और इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने बताया था कि जो इंडियन इकोनॉमी की जो नेशनल इनकम है या फिर GDP वो 8710 जो करोड़ 8710 करोड़ रुपए जो कि एस्टिमेट उन्होंने किया था। और जो पर कैपिटा इनकम थी वो थी 225 रुपए। तो ये जो अटेम्प्ट है उन्होंने एक जो नेशनल इनकम कमेटी थी उनके जो अध्यक्ष है इनको या फिर जो हेड है वो बनाया गया था। तो उनकी अध्यक्षता में ही उन्होंने ये जो एस्टिमेशन है वो दिया था। और जो डॉक्टर VKRV राव है वो और जो गॉडगिल है और VKRV राव, ये दोनों क्या थे कि इस जो कमेटी थी नेशनल जो इनकम कमेटी है उसके जो है मेंबर थे। और ये जो PC महलनोबिस है ये हेड थे। तो उन्होंने जो ये एस्टिमेशन है वो नेशनल इनकम को कंप्यूट करने के लिए दिया था। उसके बाद 1949 के अंदर जो CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का जो है निर्माण किया गया। और 1955 के बाद में से जो CSO है जो कि नेशनल इनकम को जो है कंप्यूट या फिर मेजरमेंट है वो करते हुए आ रहा है। तो CSO है वो जो है नेशनल इनकम को जो एस्टिमेशन करता है। और एक जो NSSO जो कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जो कि जो नेशनल सर्वे है या फिर जो पॉपुलेशन से रिलेटेड डाटा है वो कलेक्ट करता है। तो ये दो है जो कि मेन जो संगठन है वो की या ऑफिस है वो इंडियन इकोनॉमी के माने जाते हैं। लेकिन बाद में 2019 के अंदर इन दोनों को मर्ज करके NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है जो कि बना दिया गया।
नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है वो अब क्या करता है कि जो नेशनल इनकम है उसको मेजरमेंट करने का जो काम है वो करता है। और जो एनएसओ है उन्होंने जो इंडियन इकोनॉमी को जो 3 सेक्टर है, प्राइमरी, तो जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर है इसमें उन्होंने डिवाइड इसको किया है। तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनको कंप्यूटर किया जाता है। और सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है जिसको जैसे माइनिंग वगैरह है वो किया जाता है। और टेरिटरी सेक्टर के अंदर जितनी भी सर्विसेज हैं जो कि एक इकोनॉमी के अंदर होती है वो इसमें कंप्यूट किया जाता है। तो 3 भागों में जो है या फिर 3 पार्ट में एनएसओ ने जो है इनको इकोनॉमी को डिवाइड किया है और उसी के बेस पर ही जो नेशनल इनकम को जो है एस्टिमेट है वो करता है। तो दोस्तों ये था हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है वो इंडियन जो नेशनल इनकम है उसका। तो इसमें सबसे पहले जो दादा भाई नौरोजी ने अपना जो अटेम्प्ट है वो दिया था, साइंटिफिक अटेम्प्ट है वो VKRV राव द्वारा माना जाता है। अगर ऑफिशियल अटेम्प्ट की बात करें तो वो PC महलनोबिस ने दिया था। और उसके बाद CSO जो कि 1955 के बाद में जो है नेशनल इनकम को मेजर है वो करते हुए आ रहा है। और अब जो NSSO और CSO है उनको दोनों को मर्ज करके जो NSO है जो फिर स्थापित कर दिया गया है और वही अब नेशनल इनकम है उसके बारे में जो मेजरमेंट या अटेम्प्ट है वो देता है।